हेलो, गुड मॉर्निंग भैया बहनों। आज आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। भैया बहनों, कल मैंने जो वीडियो में आपको बताया था उसमें मैंने बताया था कि मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल विच इज मूविंग, या रेस्ट पे है या वो मूवमेंट कर रहा है, जैसा भी है उसकी। तो P इज इक्वल टू हमको मालूम है M इंटू वी। तो इसमें यहाँ पे है संरक्षण कंजर्वेशन इज ए यूनिवर्सल वर्ड। ये बताता है कि जो जिस भी चीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो ये एक कहते हैं कि ये तथ्य बताता है, फैक्ट बताता है कि जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वे चीज़ इस यूनिवर्स में कंजर्व है, मतलब वो फिक्स है, कांस्टेंट है कह लीजिए, उसमें किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होता है। तो रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी, उस पर फोर्स अप्लाइड है, सपोज वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन अ बॉडी, और अगर वो फोर्स की वैल्यू किसी भी तरीके से, या कह लीजिए कि किसी भी प्रकार से अगर उस फोर्स की वैल्यू 0 आ जाती है, तो उस पर्पस से जो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम होगा वे कांस्टेंट हो जाएगा। और इसको हम कई प्रकार के पार्टिकल्स के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। फिर ओवरऑल रिजल्ट हम ये निकाल के बताते हैं कि जब हम एक्सटर्नल फोर्सेस जो भी अप्लाई होता है किसी बॉडी पे, अगर वो 0 हो जाता है तो टोटल जो लीनियर मोमेंटम होता है दैट विल बी रिजर्व। दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए, जैसे हमने कल पढ़ा था, चलिए हम इसको आपको बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करना होता है। तो इसका स्टेटमेंट तो ये हो गया कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रहा है और वो फोर्स की वैल्यू 0 है, तो टोटल जो मोमेंटम होगा, संवेग होगा, वो कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखिए कैसे प्रूफ करना है। जैसे एक कण के लिए फॉर अ सिंगल बॉडी, देखिए हम जानते हैं बाय यूजिंग द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन के गतिविषयक द्वितीय नियम से अगर हम समझें तो F इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, हम क्या कह रहे हैं इसमें, यदि F इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ, डेल्टा P इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा P का मतलब क्या हुआ, समय के साथ वेग में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से मोमेंटम बदलता है, तो उसमें P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0 हो गया, या P2 इज इक्वल टू क्या हो गया, P1, या हम ये कह सकते हैं P इज इक्वल टू कांस्टेंट, नियतांक, है ना। तो ये सिंगल बॉडी के लिए हो गया। कि सिंगल बॉडी के लिए हमें मालूम है न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से, फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। इफ F इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मीन, डेल्टा P मस्ट बी इक्वल टू 0, एंड इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमको मिलता है सिंगल पार्टिकल के लिए, फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट। नाउ लेट अस डिस्क्राइब इट अबाउट टू बॉडी। अब देखिए हम दो बॉडी के लिए अगर बात करते हैं, सेकेंड पोर्शन इसका है द्विकण के लिए, फॉर टू बॉडी सिस्टम। टू बॉडी सिस्टम के लिए क्या होगा, मान लीजिए ये एक बॉडी है, एक ये दूसरी बॉडी है, बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर
2। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। वेलोसिटी अभी हम मान लेते हैं v1 v2 है। क्लियर हुआ? अब हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि इनमें म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है, अननोन क्रिया हो रही है, मतलब ये बॉडी इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रही है, ये बॉडी इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रही है। हमने लॉ ऑफ ग्रेविटी में भी पढ़ा हुआ है कि हर एक बॉडी दूसरे बॉडी पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करती है। हम केवल जनरल मान रहे हैं कि ये बॉडी इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रही है, ये बॉडी इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रही है। तो जो हमने पढ़ा है न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन, वो क्या कहता है, अगर मान लीजिए पहली बॉडी का फोर्स हम मान लेते हैं, पहली बॉडी दूसरे वाले बॉडी पे पहली बॉडी द्वारा फोर्स लग रहा है F12 और पहली बॉडी पर दूसरे बॉडी द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो F21 है। तो ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम, दोनों पर बराबर व विपरीत होंगे, पहली कंडीशन। अब न्यूटन के जो सेकंड लॉ मोशन से F12 की वैल्यू निकालोगे, F12 की वैल्यू आ गई डेल्टा P1 अपान डेल्टा T और F21 डेल्टा P2 अपान डेल्टा T। ये तो आपको समझ में आ रहा है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। पहली बॉडी के लिए फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, संवेग परिवर्तन की दर, क्योंकि इसमें मास है, वेलोसिटी है, तो इसका मतलब इसमें संवेग होगा। दूसरी F21 इज इक्वल टू डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लगा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको हम यूज कर लेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 हो गया। पुनः ये अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, ये डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T मस्ट बी इक्वल टू माइनस डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T। इसी को सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T प्लस डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 0, या डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इज इक्वल टू 0, या डेल्टा P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0, या इसी को आप और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा P1 प्लस P2 इज इक्वल टू नियतांक या कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या मतलब है इसका, कि अगर दो बॉडी आपस में किसी प्रकार से अगर उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, किसी प्रकार से अगर वो संपर्क में आते हैं, तो उनमें जो एक दूसरे के द्वारा फोर्स लग रहा है, अगर हम उस फोर्स की वैल्यू को 0 कर देते हैं, अगर उस फोर्स की वैल्यू को 0 कर देते हैं किसी भी तरीके से, तो भी टोटल का टोटल जो आपका मोमेंटम आएगा वो नियत हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये हो गया द्वि कण के लिए। इसी प्रकार से आप जनरल कर दीजिए, जनरल रूप में मतलब एन कण के लिए अगर हमको लिखना हो, एन कण के मतलब हो गया, एन कण के लिए यही चीज आपका सीधा सीधा सा ऐसा आ जाएगा। एन कण के लिए P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Pn इज इक्वल टू कांस्टेंट। हिंदी मीडियम वालों नियतांक लिखेंगे आप, है ना। तो ये होता है पूरा का पूरा प्रोसेस आपका रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो अब इसमें स्टेटमेंट जो आप लिखते हो कि अगर हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई हो रहा है अगर वो 0 हो जाता है, तो टोटल मोमेंटम ऑन दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी अ कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब एक चीज और इसमें आती है छोटी। हाँ भैया बहनों, अब देखिए ये आपका जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है संघट्ट में रेखीय संवेग संरक्षण की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या होता है कि जैसे जब दो बॉडी आपस में टकराती हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोलिजन। इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। कभी कभी क्या होता है, बॉडी टकराती है तो एक साथ दोनों निकल जाती हैं, टकराती हैं तो अपोजिट में आ जाती हैं, ऐसा होता है। टकराती हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसके अंदर एनर्जी डबल आ जाती है। तो ऐसी चीज़ों को हम कोलिजन में कहते हैं। कोलिजन कई प्रकार के होते हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक, वो आपको आगे डिटेल में और पढ़ाया जाएगा। तो अभी आपका जो हमको पढ़ना है वो लीनियर मोमेंटम चल रहा है, तो उसमें ये जो रीडिंग है संघट्ट में रेखीय संवेग संरक्षण की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन कोलिजन। देखिए बाबू, इसमें क्या है, दो बॉडी है ए एंड बी, इसमें इसका द्रव्यमान m1 हो गया, मास m1, मास m2, इनिशियल वेलोसिटी इसका u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। मतलब कि
प्रारंभ में ये बॉडी ऐसी है, दूसरी ऐसी है, इसकी मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका वेग जो है वेलोसिटी u1 है, इसका u2 है। ये कब है? जब हम टक्कर नहीं दिए हैं, मतलब कोलिजन नहीं हुआ है, संघट्ट नहीं हुआ। संघट्ट का मतलब होता है टक्कर, टक्कर के पहले बिफोर कोलिजन। फिर ये क्या हो रहा है, ये बॉडी मूव कर रही, मान लीजिए दोनों ही मूव कर रहे हैं। अगर हम अपने से सपोज कर लें दोनों की वेलोसिटी क्या है, u1 और u2, मान लीजिए दोनों जा रहे हैं। अब हो सकता है ये वाला क्या करता है, बाद में ये ऐसे पहुंच जाता है। तो ये क्या है, ये पोजीशन कैसी है, टक्कर के दौरान, ड्यूरिंग कोलिजन। तो वो पोजीशन आपको यहाँ मैंने दिया है। अगर ये कोलिजन का है, अगर ये बॉडी इस पर फोर्स इधर लगाएगी तो ये वाली बॉडी इस पर फोर्स इधर लगाएगी। ये बॉडी इस पर एक फोर्स इधर अप्लाई कर रही है, ये वाली बॉडी इस पर एक फोर्स इधर अप्लाई कर रही है। फिर क्या होगा, जब आपस में टकराएंगे तो टकराने के बाद क्या होगा, जब टक्कर हो गई तो टक्कर के बाद हो सकता है इसकी स्पीड बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो फिर ये आगे निकल जाएंगे। तो उस वक्त जो शुरू में इसकी स्पीड थी, बाद की स्पीड में चेंजेस आ गए। तो बाद वाली स्पीड को मैंने माना है v1 और v2। मास m1 और m2 है, v1 एंड v2, और इसको लिखा है आफ्टर कोलिजन, टक्कर के बाद। ठीक है, तो देखिए इसमें हमको करना क्या है, इसमें आपको निकालना ये है कि संघ जो हम लोग टक्कर बता रहे हैं, टक्कर का संवेग संरक्षण में क्या रिलेशन आता है। तो देखो इसको मैं 1 मिनट रफ कर दूं तो मैं बताता हूं। देखिए इसमें जो आपका मेन है वो है टक्कर के पहले बॉडी का जो फोर्स हम निकालते हैं पहले एफ ए बी को हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा पी ए अपान डेल्टा टी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा पी ए का मतलब क्या है कि जो पहली वाली बॉडी है, जो बॉडी जैसे ये वाली थी ए वाली, इसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ। पहले इसका क्या था m1 u1, बाद में कितना हो गया m1 v1 हो गया था। तो ये हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 अपान डेल्टा टी। ये समझ में आया कि नहीं? देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रुक जाइए, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। देखिए जैसे ये वाली बॉडी, ए वाली बॉडी का प्रारंभिक संवेग क्या है, इनिशियल P1 में मान ले रहा हूं। तो ये हो गया m1 u1। जब टक्कर होती है तो टक्कर के बाद वेग बदल जाता है, तो वो क्या हो जाता है P2 इज इक्वल टू m2 m1 v1। तो डेल्टा P कितना आया, m1 v1 माइनस m1 u1। इसी को मैंने लिखा है डेल्टा पी ए। डेल्टा पी ए का मतलब हो गया कि जो ए वाली बॉडी है उसका टोटल कितना मोमेंटम चेंज हुआ। ठीक, तो ये हो गया। अब अगर ये हो गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स इसने दूसरी वाली बॉडी पे लगाया है एफ ए बी को कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों हो गया, क्योंकि हमने न्यूटन का भी सेकेंड लॉ पढ़ा था, अभी हमने एक्सप्लेन भी किया था कंजर्वेशन लॉ में। ये हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 अपान डेल्टा टी। इसी प्रकार से दूसरी वाली बॉडी भी टक्कर खाई थी, तो उस वाले का जो वैल्यू आएगा एफ बी ए, वो आएगा डेल्टा पी बी अपान डेल्टा टी। वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2 अपान डेल्टा टी। समीकरण नंबर 2। भाई दूसरी वाली बॉडी की तो है हमारे पास, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1 और v2, सॉरी u2 और v2 हो जाएगी। पहले u2 था, बाद में v2 हो गया, तो चेंज होके ये आया। अब न्यूटन के थर्ड लॉ से, तृतीय नियम से, थर्ड लॉ मोशन, थर्ड लॉ मोशन क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब ये दोनों की वैल्यू माइनस में आएगी। ये हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 अपान डेल्टा टी इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस m2 u2 अपान डेल्टा टी। ये आया आपका समीकरण, ये आया आपका एक्सप्लेनेशन जो आपने
देखा कि दो बॉडी अगर आपस में टकराते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस मैंने लगा दिया। अब ये डेल्टा टी से डेल्टा टी आप क्रॉस कर सकते हो लाइक दिस। तो यहाँ से देखिए बचेगा क्या, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू, अब ये अगर ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो ये माइनस यहाँ चला जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो माइनस माइनस का पहले प्लस हुआ, पहले हम उसको लिख ले रहे हैं m2 u2 माइनस m2 v2। अब यहां पे देखिए क्या हो सकता है, m1 v1 और हम इस वाले टर्म को इधर ले आए प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, ये वाला टर्म इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन, ये वाला टर्म क्या है, देखिए ये जो बॉडी थी ना u1 और u2, m1 और m2, टक्कर के पहले बिफोर कोलिजन टोटल संवेग कितना है, टोटल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2। तो पूरे बॉडी का टोटल मोमेंटम कितना आएगा बिफोर कोलिजन, m1 u1 प्लस m2 u2। और यहाँ क्या है m1 u1 प्लस m2 u2, ये मतलब हो गया टक्कर के पहले संवेग, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और ये वाला टर्म इधर वाला क्या आएगा, ये टक्कर के बाद का संवेग है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब यह हुआ कि जब दो बॉडी आपस में टकराती हैं तो उनका जो है मोमेंटम वो कंजर्व हो गया और जितना कोलिजन के पहले था उतना ही बाद में भी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टोटल लीनियर मोमेंटम जो है कंजर्व होता है ड्यूरिंग द कोलिजन आल्सो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक फिनिश्ड होता है। अब इसी में कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक छोटी सी चीज और पूछ लेता है कि इस कोलिजन से आप न्यूटन के थर्ड लॉ को डिराइव करिए। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा सा यहां पे देखिए जो आपने किया है उसी को उल्टा मुंह कर देना है, बस सेम प्रोसेस को हमको रिवर्स कर देना है। v1 ये v1 v2 वाला ये आपको u1 और v1 को एक साथ कर दीजिए, m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर m2 u2 माइनस m2 सॉरी m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर m2 u2 माइनस m2 v2। अब ये क्या है, ये पहली वाली बॉडी का जो चेंज आया था मोमेंटम में बराबर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं माइनस माइनस m2 u2 प्लस m2 v2, है ना, मतलब इसको इधर करके इधर कर दे तो ये होगा माइनस डेल्टा p2 अपॉन डेल्टा t। अगर हम इसको ये कर देते हैं तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हो गया f12 और बराबर हो गया माइनस f21। और ये क्या है, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड लॉ, है ना। तो ऑन दिस वे वी कैन डिराइव द न्यूटन थर्ड लॉ आल्सो। तो ये हो गया, ये पूरा क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको अपने तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो भैया बहनों, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस लीनियर कंजर्वेशन के कुछ एग्जांपल बताऊंगा, जैसे रॉकेट का उड़ना होता है, जेट विमान होता है, उनके बारे में। थैंक यू।